वेलकम टू माय चैनल शीतल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम हाल ही में संपन्न COP27 शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा लेक्चर और मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। COP27 शिखर सम्मेलन UNFCCC का एक भाग है। UNFCCC के तहत प्रत्येक वर्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको शॉर्ट में हम कॉप कहते हैं, इस बैठक की 27वीं श्रृंखला का आयोजन 6 से 20 नवंबर 2022 को मिस्र के बंदरगाह शहर शर्म अल शेख में किया गया। ये शर्म अल शेख शहर है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने दोनों फिगर में इस शर्म अल शेख को मैप पर दिखाने का प्रयास किया है। देखिए बाएं तरफ का फिगर है, ये इजिप्ट है, पूरा इजिप्ट का मैप है, जिसमें ये इजिप्ट का ये भाग जो कि इजराइल के बॉर्डर से टच कर रहा है, ये है आपका सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है, ये यहीं पर है। ये शहर है शर्म अल शेख, जिसको एरो से दिखाया गया है। इसको हम सिटी ऑफ पीस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया जा चुका है। इसके अलावा इसको इजिप्टियन अरबिक भाषा में इसको मेडिनेस्ट इस्लाम भी कहते हैं। और ये जो दाहिनी तरफ का फिगर है, इसमें ये दिखाया गया है कि जो शर्म अल शेख शहर है, ये रेड सी का ये बिल्कुल बॉटम में है। ये आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या हुआ। तो इस कॉन्फ्रेंस में एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात की गई, जो कि पहले के कॉन्फ्रेंस में इससे अलग है। जैसे इसके पहले जो 2021 में का ग्लासगो में हुआ था, आपका COP26 हुआ था, जिसमें कि एक 3 वर्षीय टास्क फोर्स की स्थापना करने की बात की गई थी। परंतु पहले के कॉन्फ्रेंस में जितने गठन किया गया, उसमें जैव विविधता का जो नुकसान हो रहा है, जैसे हमारा अभी क्लाइमेट चेंज से ये हो रहा है कि एसिड रेन भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, जिसके कारण हमारे ताजमहल जैसी जो ऐतिहासिक इमारत है उसका नुकसान हो रहा है। तो ऐसे ही नुकसान को पहले के फंड वगैरह में वो नहीं किया जाता था इंक्लूड, जो कि इस लॉस एंड डैमेज फंड जो इस साल बनाया गया है उसमें उसको शामिल किया जाएगा। तो ये इसकी खूबी है। और लॉस एंड डैमेज फंड है जो कि पहले के, जिसमें समन का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना, या अनुकूलन मीन्स जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने की प्रथाओं को संशोधित करना। ये दोनों से ये अलग है लॉस एंड डैमेज फंड। इसका मतलब है कि जो समन और अनुकूलन से जिन चीजों को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसको हम लॉस एंड डैमेज फंड के द्वारा पूरा कर सकते हैं। और इसमें जो जो बाकी जो चीजें थी, जैव विविधता, सांस्कृतिक महत्व वाले असल को भी अब शामिल कर लिया जाएगा। तो इससे हमारा मुआवजा देने का दायरा बढ़ जाएगा, कि जहाँ पे हम किसी को अगर 50 करोड़ देने की बात हो रही है, तो उसको हम 55 करोड़ दे पाएंगे। तो इसका विकास कैसे हुआ, लॉस एंड डैमेज की विकास की बात करेंगे तो पहले हम देखते हैं कि वर्ष 1990 के दशक में प्रारंभ जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसका शॉर्ट में हम कहते हैं UNFCCC। तो इसके बाद गठन के बाद से, यानी 1990 के बाद से ही ये जलवायु परिवर्तन, और इसको कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल टाइम के पहले जो हमारा जलवायु था उसके जैसा, जैसे हमारा अभी 2 डिग्री बढ़ गया है तापमान, तो उसको हम 1.5 पे लाए। फिर एक तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, परंतु 1.5 तक तो हम उसको सीमित कर सकते हैं, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग और बर्फ पिघलने के नुकसान को कम किया जा सके। और इसके अलावा है कि हानि और क्षति पर वर्षा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना 2013 में विकासशील देशों के व्यापक दबाव के बिना ही फंडिंग की गई थी।
तो ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, ये क्रोनोलॉजी में मतलब उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो इसके बाद जैसे 2026 में हुआ था कि त्रिवर्षीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। और अब तक है जो कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और बोल्विया, ये सब देश है जो लॉस एंड डैमेज फंड उसमें पैसे लगाने पे अपनी रुचि दिखाई है। क्योंकि जब तक विकसित जो देश हैं वो अपनी रुचि नहीं दिखाएंगे तो फंड में पैसे कौन कैसे आएंगे, तो ये भी एक सवाल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें देखिए कि अब ये निधि है, ये फंड, फंड को हिंदी में निधि भी कहते हैं। इस निधि के स्थापना संबंधी चिंता की क्या बात है, तो इसमें कई सारी चिंताएं भी ऐड हो गई। जैसे है कि पहले कुछ देशों ने इस फंड में नाम मात्र का मात्र दान किया है, और जबकि पहले से ही अनुमानित क्षति 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है, तो अब ऐसे कहा जा रहा है कि ऐसे छोटे से फंड बनाकर हमारा काम नहीं चल सका, कि पहले ही हमारा जब 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर नुकसान हो गया है, तो अब तो 1000 बिलियन की बात करेंगे। नेक्स्ट है कि COP27 में वार्ता के दौरान यूरोपीय संघ ने चीन, अरब राज्य और भारत जैसे विकासशील देशों को भी उसके भी उत्सर्जन जो कह रहा है कि यूरोपीय देश भी कह रहे हैं कि ये सारा फंड वंड का जो बर्डन है, जो हम लोग केवल विकसित देश नहीं ले सकते हैं, कि भारत और चीन जैसे जो बड़े देश हैं वो उत्सर्जन करें तो वह उनके ऊपर भी कुछ बर्डन उनके ऊपर भी लाता जाए, ऐसा कुछ। और उसके अलावा है कि बुनियादी ढांचे, संपत्ति और अमूल्य सांस्कृतिक संपत्तियों की क्षति, ये सब है। उसके भी कुछ सब कुछ को मापने का प्रयास इसमें भी नहीं किया गया, कुछ ना कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट है कि जलवायु वित्त पोषण अब तक मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के प्रयास में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है, और जबकि इसका लगभग एक तिहाई हिस्सा समुदाय के भविष्य के प्रभावों के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए परियोजनाओं पर खर्च हो रहा है। तो ये सब इसके निगेटिव पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है कि भारत ने इसमें क्या किया, तो भारत जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें भारत के एलटी लीड्स रिपोर्ट है, भारत ने अपनी तरफ से एलटी लीड्स रिपोर्ट यूएनएफसीसी को सौंपी। ये एलटी लीड्स क्या है, लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इसके साथ में भारत उन 60 देशों में शामिल हो गए जिन्होंने ये रिपोर्ट है जो यूएनएफसीसी को सौंपा है। और जो एलटी लीड्स है, ये जो दूसरे जो चीज है जो कि पेरिस के जो जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस है उसके बाद निकल कर आया था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हर देश है जो अपना ये तय करे कि वो कितना अपना कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेगा। तो हमारा जो एलटी लेट्स रिपोर्ट है वो एनडीसीएस, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उससे ये डिफरेंट है। क्योंकि एलटी लेट्स रिपोर्ट है, इसमें भारत ने 2070 के लिए निर्धारित नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने का प्लान सौंपा है, कि हम 2070 तक नेट जीरो का मतलब है कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना हम उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी अपने संयंत्र लगाएंगे, उसी को कहते हैं नेट जीरो। और भारत ने पेरिस पेरिस समझौते के बाद एनडीसी जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो अगस्त में उसने सौंपा था उसको, यूएनएफसीसी को। उसके अलावा है कि COP26 का ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो जिसको कि अब तक 196 देशों ने अपना लिया है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और ये जो ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट है इसी में ये कहा गया था कि सभी देशों को एलटी लीड्स, जो भी पार्टिसिपेंट देश हैं तो वो एलटी लीड्स रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। तो अब तक 60 लोग कर चुके हैं, तो कुछ लोग अगले वर्ष करेंगे। और नेक्स्ट है कि जिसमें है भारत की वैश्विक तापमान को कम करने से संबंधित प्रमुख पहल, ये सब एडिशनल पॉइंट है जो कि ये इसमें हमने दिखाया है कि वैश्विक तापमान को कम करने के लिए भारत ने अब तक क्या किया है। तो भारत ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष का गठन किया है,
और जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रभावों के प्रति जो संवेदनशील संवेदनशील राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हेतु जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष की लागत को पूरा करने के लिए 2015 में इसका गठन किया गया था। ये संवेदनशील राज्य का मतलब है, जो एक तो है कोस्टल एरिया वाला राज्य है, जो कि सुनामी के प्रति संवेदनशील है। जो हिमालय एरिया के राज्य हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब है जो भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है। तो तापमान से का भी उनका असर है। तो जैसे आपका ये उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, वो आए दिन वहां पर आपको जो उसको क्या कहते हैं, वो ब्लड फॉरेस्ट टाइप का हो जाता है। जैसे अचानक से ढेर सारा बादल एक जगह पे बरस पड़ते हैं, तो उस कारण जो केदारनाथ, कुछ समय पहले जो केदारनाथ में जो आपदा आया था, वो उसी का परिणाम था। तो ये भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। और अ, वो जो बाढ़ की समस्या है, वो भी उसी का परिणाम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष है, NCEF। ये उद्योगों द्वारा कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के माध्यम से वित्त पोषण वित्त पोषित स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। और यह एक अंतर मंत्रालयी समूह है, जिसका अध्यक्ष है जो वित्त सचिव होता है। और इसमें जो NCEF राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष है, इसमें जीवाश्म और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षेत्रों में नवीन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए निधि देना भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट राष्ट्रीय अनुकूलन कोष है। अब आवश्यकता और उपलब्ध धन के बीच खाई को पाटने के उद्देश्य से 2014 में 100 करोड़ रुपए का ये राष्ट्रीय अनुकूलन कोष का गठन किया गया था। और यह कोष है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट स्लाइड में हमने दिखाया कि अब तक के महत्वपूर्ण कॉप सम्मेलन। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि UNFCCC की महत्वपूर्ण बॉडी है। तो उसमें जो पहला कॉन्फ्रेंस है, उसका आयोजन बर्लिन में 1995 में किया गया था। और क्यों किया गया था, उसके पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक बैठक हुआ था जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता जो घट रहा है उसको लेकर। तो उसके बाद उसके पहले 90 में UNFCCC का गठन हो गया था, और 92 में रियो डी जेनेरियो का बैठक। और उसके बाद लोगों ने ये UNFCCC में शामिल देशों ने ये तय किया कि हम प्रत्येक वर्ष एक एक बैठक करेंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों और उसको कम करने के उपायों पर चर्चा किया जाएगा। और जिसकी अभी 27वीं श्रृंखला 2027, ये COP27 का आयोजन अभी यो शर्मल शेख में किया गया हाल में। ये पहला COP21 है, ये 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। उसके बाद जो 3 है तीसरा है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान का एक शहर है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दौरान 1997 में प्रसिद्ध क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। इस प्रोटोकॉल में सदस्य देशों को ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए पहली बार लोगों ने आपसी सहमति व्यक्त की थी। उसके बाद COP8 है, जो जो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका गठन भारत में हुआ था। ये 8वां COP8 का आयोजन 2002 में नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें कई मुद्दे को शामिल किया गया था, जिसमें ऊर्जा, परिवहन और अनुसंधान एवं विकास। दूसरा जो विषय था, सतत विकास के लिए संस्थानों को मजबूत करना। मतलब हर एक बॉडी है जो अपने आप, चाहे वो कार्बन उत्सर्जन की बात हो, चाहे और दूसरी चीजों, उसके लिए वो खुद ही सक्षम हो, खुद ही कुछ ना कुछ उपाय करे। और नेक्स्ट है जो COP21 है, इसका गठन पेरिस में हुआ था। फ्रांस का जो राजधानी है पेरिस, वहाँ हुआ था 2015 में। और इसमें ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें जो देश है, जो प्री इंडस्ट्रियल, पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में जो जो तापमान, वैश्विक तापमान, उस तापमान ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे कर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, इस लक्ष्य का निर्धारण ये पेरिस क्लाइमेट में किया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट है
26 यानी कॉप 26वां का आयोजन 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में वो किया गया था। और इस दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 2070 तक शुद्ध शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन या उसको कहें कार्बन न्यूट्रल बनाने का वादा किया, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने दो सवाल लिए हैं कि ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, जैसे 2019 में ये पूछा हुआ सवाल है कि मीथेन हाइड्रेट निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन, इसके स्टेटमेंट है। इसका स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है भूमंडलीय तापन के कारण इन इन निक्षेपों में मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। दूसरा कथन है मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में और समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है वायुमंडल में मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो ये तीनों कथन सही है, यही इसका आंसर है। और ये मेंस के सवाल, यहाँ पे हमने इसका व्याख्या भी किया है कि मीथेन है जो ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 12 सालों में ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये सब जो दो मेंस के सवाल हैं जो 2021 में पूछा हुआ है। सवाल है पहला, नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का परियोजना स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में यह विचार पहली बार कब दिया गया था। और दूसरा सवाल है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के COP के 2026वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं क्या है। तो ये सवाल देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमने जिस टॉपिक को पढ़ा उससे किस तरह के सवाल बनते हैं। सवाल तो 10 या 15 नंबर का होता है, तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय लेक्चर and my channel also. Thank you for listening me.